बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात में आपकी ऐसी ऐसी शख्सियात से मुलाकात होती है जो अपने काम में यकता हैं, जो अपने काम में माने जाते हैं। हमारे आज के मेहमान मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब हैं। आप सहाफ़ी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, थिंकर हैं, रिसर्चर हैं और क्या क्या हैं, ये उन्हीं से पूछते हैं। जैसा बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़। जी खालिद साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम मैंने देखा है, मुलाकात बहुत अच्छा जा रहा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि आप जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, आम पब्लिक के मसाइल हैं, उनको हाईलाइट करते हैं और जो ऐसे मसाइल की निशानदेही लोग करते हैं उनको आप बुलाते हैं, तो उससे यकीनन आला ईवानों तक बात पहुँचती है और असरअंदाज होती है। उसकी वजह यह है जैसे कि मैं इसी माशरे का रहने वाला हूँ, इसी माशरे की चीज़ें देखता हूँ, इसी माशरे के दुख दर्द महसूस करता हूँ और फिर आप जैसे लोगों को बुला के ये बातचीत करता हूँ कि जी आप लोग बताएं। मसलन आप एक इलेक्शन जीत चुके हैं 2001 में। जी जी, चाहे वो यूनियन काउंसिल का था, मसाइल के हल के लिए था, वो छोड़ छाड़ के आप सहाफ़त की तरफ चल निकले या सहाफ़ी पहले थे? नहीं, शोबा सहाफ़त में मैंने उसके बाद 2005 में काम शुरू किया था, जब मेरा वो 2001 में इलेक्शन हुए थे। अच्छा। मुशर्रफ दौर का आगाज़ था और जब ये इलेक्शन हुए हैं, ये गैर जमाती इलेक्शन थे और इलेक्शन से पहले मेरे बिल्कुल भी ख्वाब और ख्याल में नहीं था। मेरा तल्लक चूँकि बेसिकली गुजरांवाला शहर से है जी। और यूनियन कौंसल अर्बन एरिया में 43/7 यूनियन कौंसल है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा और मैंने कहा ये इलेक्शन तो एक मुश्किल काम है और मेरे बस की बात नहीं, मैं अभी बच्चा हूँ, बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल बच्चा था। बहरहाल उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मेरे पास तो इस काम के लिए तो जो अखराजात होने हैं वो भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी आपके इलेक्शन की फ़ीस, आपके स्टिकर, आपके पोस्टर, आपके बैनर हम इसलिए बनवाएंगे कि आप हमारे इलाके के एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। आपको हमने लोगों की छोटे छोटे काम करते देखा है और हम इससे मुतासर हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने वोट कास्ट करना है बाहर किसी को दें तो हम वोट आपको दें। तो बिल आखिर ये फैसला हुआ, उन्होंने मुझे नामजद किया, कागजात जमा किए मेरे। वो इलेक्शन मरहला वाइज हुए थे मुख्तलिफ अजला में, पंजाब में कभी 10 अजला में, कभी 20 अजला में, कभी 30 अजला। तो 2001 में और हुस्न इत्तफाक ये है कि वो थे तो गैर जमाती, लेकिन जो मुझे निशान मिला था वो क्रिकेट बैट था। अच्छा। तो इलेक्शन वाले दिन अच्छा, बाद में वो बैट जो हर जगह चला फिर? हाँ, वो जो भी अंदर से पोलिंग स्टेशन मेरा बड़ा अहम था गुजरांवाला में, कायद आज़म डिवीज़न पब्लिक स्कूल का। अच्छा। वहाँ पे कमिश्नर और कोर कमांडर विजिट वहीं पे करते हैं सारे। वो जो भी वोटर आ रहा है ना, तो मुझे कह रहा है जी मिर्ज़ा साहब मुबारक को हमने छक्का मार दिया, मुबारक को हमने चौका मार दिया। मैंने कहा जी ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। वो शाम को जब रिज़ल्ट आया तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। तो फिर ये है कि वो जो हलफ तकरीब हलफ बर्दारी हमारी हुई, आप यकीन करें खालिद साहब, मैंने वो जो हलफनामा हमने पढ़ा, हलफ लिया गया हमसे, वो इतने सख्त अल्फाज होते हैं ना, इतने जिम्मेदारी वाले कि अगर हम सारे जो हलफ उठाते हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, सूबाई मेंबर होता है, कौमी असम्बली का मेंबर होता है, प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर वो उसकी पासदारी करे तो हमारे पाकिस्तान की हालत जो आज थोड़ी सी हम देखते हैं मसाइल का शिकार हैं वो नहीं हो। अच्छा, इसमें आते हैं हम, फिर सहाफ़त की तरफ आपका रुख एकदम होता है, उसकी क्या वजह हुई? उसकी वजह यह है कि मैंने उस वक़्त ये समझा कि यूनियन काउंसिल से शुरू करके तो मैं शायद आगे जाना मेरा मुश्किल है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने अपने शहर गुजरांवाला से ही शोबा सहाफ़त में रिपोर्टिंग का आगाज़ किया। इत्तफाक से उस वक़्त रॉयल न्यूज़ में मैंने काम किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में काम किया, यहाँ रिपोर्टिंग की चैनल के साथ। फिर मैंने मॉर्निंग शो की मैनेजमेंट की, ATV मॉर्निंग शो पे मैनेजमेंट की मैंने, तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके अलावा मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि यहाँ पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है जो बैनुल-अक़वामी कारी आते हैं ना, उनकी जो मिस्र सऊदी अरब से कारी आते हैं, उनके प्रोग्राम मैंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। कुर्रा मेरे जो पाकिस्तानी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में बड़े अच्छे कारी हैं, वो मुझे कहते हैं जी हमारे पास मिस्र सऊदी अरब के कारी आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाए। तो वो प्रोग्राम मैंने उनके कन्वेंशन सेंटर में भी रात भर ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा, मैं इसी तरफ अब आ रहा था, अगला स्टेप यही था, इवेंट ऑर्गेनाइज़र होना ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको मैनेज करना। कई दफ़ा देखा आपके शोबिज़ की
शख्सियात के साथ तस्वीरें हैं, कभी हम देख रहे हैं कि और लोगों के साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र के तौर पे ये एक सहाफ़त छोड़ के फिर उस तरफ रवानगी हो गई। ये सर छोड़ा कुछ भी नहीं है। असल में ATV की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि एक सरकारी टीवी है, लेकिन वो चूँकि थर्ड पार्टी को ठेके पे मिला हुआ था और आज से 2.5 साल पहले उसका ठेका ख़त्म हो गया, सबको पता है। ठीक है। और जो प्राइवेट लोग थे थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे थे, वो तकरीबन फारिग हो गए। वो जैसे ही फारिग हुए तो वो मुतासर हो गए। और फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि चूँकि मैं मॉर्निंग शो की मैनेजमेंट कर रहा था, अच्छा, और इस्लामाबाद से अब जाके 1-2 चैनल्स ऐसे हैं, हम टीवी और सच टीवी ने शुरू किया है, खैबर टीवी ने शुरू किया है। तो अब यहाँ से मॉर्निंग शो हो रहे हैं, PTV भी कर रहा है, ATV भी कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं जी कि जो बंदा जिस प्रोफेशन में पहले कहीं चैनल में फिट था ना, उसकी दोबारा कहीं और डिमांड निकलेगी तो हम उसको लेंगे। ये एक ट्रेंड बना हुआ है। तो वो मेरा जो मॉर्निंग शो में गेस्ट को अरेंज करना और ऑडियंस वगैरह को अरेंज करना, मैं इस्लामाबाद में ये भी एक नई बात है कि मेरे कांटेक्ट में कम से कम 14-15 हज़ार ख़वातीन ऐसी हैं, तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ मेरे कांटेक्ट में है। मैं उनको इनवाइट करता रहा हूँ, डिफरेंट टॉपिक होते थे और हम बड़ा अच्छा मॉर्निंग। अच्छा, ये बड़ा एक मुश्किल काम है, क्योंकि मैं के ज़माने में रेडियो पे इसी किस्म की चीज़ थी कि गेस्ट को बुलाना ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसको जी मैं इसमें कोई शक नहीं है। जब मुझे हमारी चूँकि वो सीनियर प्रोड्यूसर भी थी फरा सादिया, जो होस्ट कर रही थी प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वो, ठीक है, उस प्रोग्राम की, और होस्ट भी थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बड़ी बात करते हैं, आप ये काम मुझे करके दिखाएं। तो मैंने कहा कि जी मैं कर लूँगा, मैंने हामी भर दी। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने उसको जब उसका आगाज़ किया तो मेरे कॉन्टैक्ट में टोटल, जब मैंने लिस्ट बनाई तो मेरे कॉन्टैक्ट में 40 से 50 ख़वातीन की लिस्ट बनी उस वक़्त। और अब मेरे पास मेरे कॉन्टैक्ट में 14-15 हज़ार ख़वातीन है। और अगर मुझे कोई बैकअप मिलता है, सपोर्ट मिलती है, तो मैं अगले 2-4-6 महीने में अब वो 50,000 लोग भी अपने कॉन्टैक्ट में ला सकता हूँ किसी एक अच्छे प्रोग्राम के लिए। सही बात है, किसी एक अच्छे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि लोग तफरीह चाहते हैं, ठीक है। इवन के उसमें हमारे पास बड़े बड़े अच्छे गेस्ट आते रहे हैं मॉर्निंग शो के अंदर। तो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबात थी उनका बड़ा इंटरेस्ट होता था, जी फ़लाँ आर्टिस्ट आ रहा है, फ़लाँ सिंगर आ रहा है, फ़लाँ सेलिब्रिटी आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा मौका था। अच्छा, अगला स्टेप जो आता है वो थिंकर और रिसर्चर का है, ये क्या है? सर, थिंकर रिसर्चर का जो मुझे कुछ ख्याल आया वो ये आया कि मैंने तकरीबन 14-15 साल पहले ही कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात होती रही। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं और आपने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, सही बात, और मुआशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जानते हैं। तो वो ऐसे लोग हमारे मुल्क का बड़ा असासा थे। कुछ लोग दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कुछ अभी हयात हैं। वो उनका जो कहना था ना वो ये है कि पाकिस्तान जिस तर्ज से आगे बढ़ना चाहिए था, जिस डगर पे चलना चाहिए था, उस डगर पे नहीं चल रहा, उस सिमत नहीं चल रहे हम लोग। और इसमें भी कोई शक नहीं, कोई हकीकत नहीं। तो फिर उनके साथ कुछ ऐसी नशिस्तें मेरी होती रही जिससे मुझे एहसास हुआ कि आखिर ये किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ हैं क्या है। ठीक है। फिर मैंने ज़ाती तौर पे, ज़ाती हैसियत में मैंने एग्रीकल्चर पे, अच्छा, पाकिस्तान लेवल पे, ठीक है, और जो हमारे जो इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान में, गुजरांवाला डिवीज़न, उसमें फैसलाबाद डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पंजाब की ना, 3 बड़े डिवीज़न है। इसमें जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो घरेलू छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, इन इंडस्ट्री की जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है उनके मसाइल, और वो प्रोडक्ट बन के फिर मार्केट में आती है और आम आदमी इसको ख़रीदारी करके अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। सही, इस चीज़ को। और फिर मैंने जो एग्रीकल्चर में चीज़ें, हमारी जो सब्जियां हैं, हमारा फ्रूट है, हमारा अनाज है, सारा इसको देखा। तो इसमें, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक टाउन सोसाइटीज़ की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही, ठीक है। इन 3 चीज़ों के ऊपर मैंने जो एनालिसिस किया है वो ये है कि 30-35 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को खसारा हो रहा है। अच्छा, पर ईयर। अच्छा, एक साल के अंदर 30 से 35 बिलियन डॉलर का ये वो खसारा है
जिसकी तरफ आम आदमी की तवज्जो जाती ही नहीं है, आम आदमी सोचता ही नहीं है। ठीक है, देखें हमारे यहाँ जिनके पास तो पैसा है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है और हमें पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक है, वो आप पाकिस्तान में आपके सारा घूम घमा के 15% लोग होंगे, 20% लोग होंगे, बस 20% के बाद जो आपके बाकी 40% लोग हैं वो मिडिल क्लास आ जाती है। सही बात है। और जो पीछे 40% बचते हैं वो लोअर मिडिल क्लास है आपकी। जो 40% लोअर मिडिल क्लास हैं उनके पास तो ये जो कोरोना वायरस आजकल है, इससे पहले भी रोज़गार के मुनासिब ज़राए ही नहीं थे। वो बेचारे अगर दही इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे कभी कोई काश्तकारी का मौका थोड़ा मिल गया, शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कहीं कोई मजदूरी का मौका मिल गया। जैसे यहाँ पे ना एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ज़राअत हमारा सबसे बड़ा ज़रिया है, ज़री मुल्क है, उससे बात करते हैं और उसके बाद कोरोना की बात जो आपने शुरू की, हम कोरोना से बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, इनसे ज़राअत के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात। मेहमान हमारे साथ मौजूद, इनसे ज़राअत के बारे में बात करते हैं। ज़रई मुल्क है, ज़राअत की तरक्की के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए जी, अभी आपके सामने खालिद साहब आजकल चीनी जो है, हम टिड्डी ने तो पता नहीं क्या कुछ करना है, उसके हवाले से क्या किया बात करता हूँ, लेकिन मैं चीनी की बात करता हूँ। अभी आज चीनी जो है, हाँ, अभी इस वक्त जो लोग कसूरवार हैं, मौजूदा हुकूमत को पहले तो चाहिए मेरिट पे, बिल्कुल, भले वो हुकूमत का हिस्सा है या अपोजिशन का हिस्सा है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करें। पहली बात तो ये एक समझ ले अवामी मुतालबा है। ठीक है। अब मैंने ये ज़ाती तौर पे जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी रिसर्च है, कि 50% आज भी हुकूमत चाहे तो चीनी की कीमत कम हो सकती है। ठीक है। 50, अगर इस वक्त 90 रुपये है तो वो 40 और 50 के दरमियान में कीमत उसकी आ सकती है। ठीक है। बड़ा आसान उसका हल है। आप जो काश्तकार है, गन्ने की जो काश्त करता है, वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ वो जाके वहाँ जो ख्वारी काटता है उसकी ख्वारी भी ख़त्म हो जाएगी। वो लाइनों में लगते हैं, हफ्ता बेचारे अपनी ट्रक अपनी ट्रालियाँ वहाँ पे लगाते हैं। उसको ख़रीदारी करे सरकार, उसकी कीमत रखे, उनको उनकी कीमत दे, सरकार दे ज़िम्मेदारी से। सही है। उस सरकार जो है वो ये जो मिल मालकान हैं जो भी हैं उनसे इसकी प्रोसेस करवाए शुगर का। ठीक है, चूँकि वो सर्विस दें ना, ये सर्विस ले हुकूमत और वो सर्विस लें, बड़ा आसान हल है। अगर ये मुल्क के मफाद की हुकूमत का किरदार ये है कि लोगों को रिलीफ दे, लोगों को आसानी दे, ठीक है, तो उस शुगर की उनको जो प्रोसेस करके उन्होंने दिन शुगर तैयार करनी है उसकी वो अपनी चार्जेस लें उनसे। वो जो बिजली के बिल हैं वो उनको मिनिमम करें। जो मिलें लगी हुई हैं शुगर की ना, उसको बड़ी रीज़नेबल चार्ज करें। और हुकूमत जो है उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनको उसकी बेनिफिट मिल जाएगा। जो उनकी इन्वेस्टमेंट है ना ऑलरेडी, शुगर मालकान की, जो उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई है अरबों रुपए की, उनको उनकी मजदूरी, उनका प्रॉफिट वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक और है, हम जिस हालात से इस दौर में अब गुजर रहे हैं कोरोना की वजह से, अब ये बताएं कि कोरोना से आने से पहले हमारी क्या पोजीशन थी? ज़राअत के वाले से बात कर रहे हैं ना, अब क्या है और आने वाले कल क्या पोजीशन होगी? देखिए, ज़राअत के हवाले से जो मैं बताता हूँ कि अगर आप खाली 20-30 लाख
एकड़ ज़मीन जो आबाद की जा सकती है चारों सूबों के अंदर, उसको पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग जो सलाहियत रखते हैं और उनके पास काश्तकारी के मौके नहीं हैं, ठीक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको उस ज़मीन को दें। उस ज़मीन को जो गैर आबाद है सरकार अपनी तहवील में ले, और उन लोगों को जो सलाहियत अहल है इसके काश्तकारी करने के उनको दे, और वो उसके ऊपर काश्तकारी करें। आपके कम अज़ कम भी 10 लाख ख़ानदान जो है उस 20-30 लाख एकड़ ज़मीन को अगले 1 साल के बाद उसको आबाद करने के बाद काश्तकारी करेंगे। जब वो ज़मीन उसके ऊपर काश्तकारी होगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी अपनी मिट्टी के हिसाब से, पानी के हिसाब से, वो एक है कि यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे दालें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है, यहाँ पे कपास ज़्यादा होती है, उस हिसाब से वो काश्तकारी करेंगे और उनको बेहतर रोज़गार मिलेगा, और उससे भी सालाना कम अज़ कम $10 बिलियन का इजाफा होगा। कोरोना की तरफ आते हैं। कोरोना ने बिल्कुल हर चीज़ को बंद, पाबंद, दूरियां महदूद रहें, महफूज रहें। हमारे ये जो हालात चल रहे हैं ये पहले भी बहुत अजीब थे, अब भी हैं और आने वाले कल भी। क्या देखते हैं आप? सर, कोरोना के हवाले से जब अभी शुरू में हमारे यहाँ मार्च में बड़ा लॉकडाउन शुरू हुआ ना, उसमें हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया, बहुत सारे लोगों को मिला भी, बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आई कि नहीं मिला। देखिए, उसमें हुकूमत ने एक और भी ऐलान किया था कि हम एक फोर्स बना रहे हैं, कोरोना टाइगर फोर्स काम शुरू कर दिया उसमें, ठीक है। और आम आदमी ये महसूस करता है कि शायद टाइगर फोर्स जो है वो सामने अभी नहीं आई, उसकी कोई ऐसी एक्टिविटी सामने नज़र नहीं आ रही। आम आदमी जो तासर उसके पास तासर है, इसका बड़ा बेहतरीन हल है कि हुकूमत हर साल गंदम की खरीदारी करती है, ठीक है। जो आम आदमी है पाकिस्तान का, उसको 6 माह के लिए 3 से 4 मन उसकी ज़रूरत की गंदम देती हुकूमत, कि भाई ये तुम्हारा घर बैठ के, जो इन्होंने 3-4 माह लॉकडाउन करना था ना, ये तुम्हारा आटे का मसला हल हुआ, और ये तुम्हारे 5,000 रुपया पर मंथ आम फैमिली के लिए दाल सब्जी की, जो मिडिल क्लास आपकी लोअर मिडिल क्लास है, उसको देते। और उसको देने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे, जिस तरह मुझे आज भी याद है 2001 में मेरी यूनियन काउंसिल में 1.25 लाख लोगों की आबादी है, तो 50% लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मुझे पता है कि उस वक़्त कितनी फैमिलियाँ जो थी वो बेवा थी, और अब 19 साल गुजरने के बाद आज कितने और लोग फौत हो चुके हैं, जो कि मैं उनकी खुशी गमी में आज भी शामिल होता हूँ। नहीं, जैसे भी उसमें देखें, हुकूमत जो है वो अपने तौर पे जो कर रही है, जिस तरह उन्होंने करना है वो कर रही है, वो भेज रही है, मोबाइल पे लोगों को मैसेज आ रहे हैं, लोगों को 12,000 रुपया मिल रहा है, वो अपनी जगह पे वो कर रहे हैं। मैं वैसे जनरली जो हालात से आपसे बात कर रहा हूँ कि कोरोना की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालात थे, या वैसे जो कोई हालात कल थे, आज थे, परसों जो होंगे, उस हवाले से। सर, मैंने अर्ज़ किया ना, इस कोरोना से पहले जी बेरोज़गारी थी, 35-40% तो लोग ऐसे थे जो बेचारे, जिनके पास रोज़गार के मौके थे ही नहीं पहले, कोरोना से पहले, ठीक है। उसमें आपके देहाती लोग भी आ जाते हैं जो काश्तकारी करते हैं अपने अपने देहातों में रहते हुए, और शहरी आबादी के लोग भी आ जाते हैं, उसमें आपके टेक्निकल लोग आ जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स जो पढ़ाई से फारिग होने के बाद रोज़गार तलाश करते हैं वो आ जाते हैं। मैंने और आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद उनको मौके नहीं मिलते, ऑलरेडी ठिया लगा के बेचारे अपने पेट पाल रहे होते हैं। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं। तो 35-40% तो वो लोग थे जो पहले उनके पास मौके ही नहीं थे, बेरोजगार थे। अब आपके जो अभी रिपोर्ट भी कुछ चैनल्स ने दी है, वो आपके 18 से 20% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास पहले मौके थे वो भी मुतासर हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो जो कारखाने हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने उनको फारिग कर दिया है। सही है। और फिर आपके वो जो ओवरसीज़ में लोग थे, ठीक है, भले वो 50,000 लोग आ चुके हैं या आ रहे हैं, या 1 लाख लोग हैं, वो भी वहाँ से फारिग होकर पाकिस्तान में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आपके 20-22% जो लोग हैं ना, और वो मुतासर होंगे, और इसके बहुत सारे नुकसान। उसकी वजह है, एक और चीज़ है ना, उस पर तो यही तो स्लोगन दिया था कि जी इससे लड़ना है। वो लड़ाई खुदा न खास्ता हमने वायरस से जाके बॉक्सिंग नहीं करनी, वो मसाइल जो थे ना, जो हमारे मसाइल होने हैं, उससे लड़ने के लिए बार बार हुकूमतें भी कह रही हैं, मरकज़ भी कह रहा है कि जी हालात
ख़राब होने हैं, हमने अपने आप को महदूद रख के महफूज रहना है, और इन सारी चीज़ों का हल ज़ाहिर है हम लोगों ने ही निकालना है। इस माशरे की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या किया जाए? सर, माशरे की बेहतरी के लिए जो है हमें हर शख्स को किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर उसके पास कोई ऐसा रोज़गार का मौका है तो उसको अपने रोज़गार के मौके को उसके ऊपर वक़्त दे, मेहनत करे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, लेकिन एहतियात करे, ख़ुद भी मोहतात रहे, दूसरों को भी मोहतात रखे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे ये ईद गुजरी है, ईद के बाद डे बाई डे जो है लोग ज़्यादा वायरस का शिकार हो रहे हैं और जो डेथ की रेशियो है वो भी बढ़ रही है। और अब तो सच्ची बात यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़ाती तौर पे जानते हैं, अजीज़ों में भी उनकी डेथ हुई है, और आपके बहुत सारे असम्बलियों के जो मेम्बरान हैं उनकी भी डेथ हुई है। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे हम ये एक बात जो है ना बहुत ज़रूरी वो कर लेते हैं, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इसमें कोई आपको अदाकारी का शौक़ भी रहा किसी दौर में या? सर, ये मेरे इलेक्शन से भी पहले मैंने एज ए आर्टिस्ट काम किया है पीटीवी लाहौर से। अच्छा। लाहौर सेंटर से मेरा, अब आपने इत्तेफाक से पूछा है क्योंकि आप मेरी जो मल्टीपल एक्टिविटी देखते हैं। हाँ, ये देखता हूँ ना, नज़र रखी होती है अपने दोस्तों पे। तो आपने पूछा है, मैंने पहला ड्रामा, स्टेज ड्रामा अपने शहर से किया था, वो आर्मी का ड्रामा था, पुत्र पाकिस्तान दा। अच्छा, ठीक है, वो मेरा पहला ड्रामा था। और उसके बाद फिर मैंने पीटीवी लाहौर से पहला ड्रामा था मेरा ऐनक वाला जीन। अच्छा। हफीज़ ताहिर उसके प्रोड्यूसर थे, आप जानते होंगे, हफीज़ ताहिर एक सीनियर प्रोड्यूसर, उनके साथ किया। फिर अयूब खावर साहब का ड्रामा था एक नशेब, उनके साथ काम किया। बिल्कुल साहब, अपना अयूब खावर साहब तो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में एक अहम नाम है जी, इसमें कोई शक नहीं। उस वक़्त जो है जीएम रफ़ीक वड़ाई साहब थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। और अयूब खावर साहब के साथ तो मेरी अभी भी रब्ता है, बातचीत होती रहती है, या इस्लामाबाद आते रहते हैं। अच्छा। और नुसरत ठाकर एक नाम था, राशिद डार बहुत बड़ा नाम था। और जिनके साथ मैंने काम किया वो हफीज़ ताहिर, अयूब खावर, शौकत ज़ैनुल आबिदीन मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके साथ हमारा एक प्रोग्राम था सलमा का शो, ठीक है। और नासिर खान का एक दुनिया ड्रामा था, मंसूर अफाक साहब ने लिखा, यहाँ हमारे मुलाकात होती रहती है, मुल्तान से तल्लुक़ है उनका, ये मैंने किया। उसमें फ़रदौस जमाल, सबा परवेज़, जो सबा हमीद है अभी, ये थी। तो फ़रदौस जमाल का मैं कज़न बना हूँ उस ड्रामे में, वो देहात का एक माहौल था। तो उसमें एक तो मेरी वो बिल्कुल यंग था मैं उस वक़्त, और दूसरा ये है कि आज जो लोग जानते हैं उनको तो पता है, और ये 20-22-23 साल का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और मैं, अच्छा, मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें मिल मिला के ही आपको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की तरफ ले आई कि जी ड्रामा छोड़ दिया तो चलो ड्रामे वालों के साथ ही। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इवेंट होता है 3-4 दिन का, आई थिंक आप जानते हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन का। 4 साल पहले मुझे वो भी करने का, वो टेंडर सिस्टम था तो मैंने अप्लाई किया, मेरा निकल आया। अच्छा। अब यकीन करते हैं, इतना बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट मैंने वो अकेले ने, सिंगल बंदे ने ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग देख रहे थे कि मतलब उनको स्टॉल इंस्टॉल करना, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी, हर चीज़ टोटल उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो सारी मैंने अकेले ने। तो मैनेजमेंट में या चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी है, इससे बड़ा भी प्रोजेक्ट हो, कोई इशू नहीं है, वो मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मौका मिले। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब, आपने वक्त निकाला, आए, बैठे, बातचीत की, ये सारी बातें जो है दोस्तों को। एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जो कि कोरोना के हवाले से बच्चे स्कूल के जो हैं घरों पे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो टीवी चैनल, हमारे सारे चैनल हैं, वो ऐसे प्रोग्राम करें जिससे वो बच्चे, उनको एक अवेयरनेस मिले, इस्लाही प्रोग्राम हो, उनको अच्छी तफरीह मिले और एजुकेशन से वाबस्ता हो, ताकि जो घरों में बैठे, देखिए हमारे सारे सबके बच्चे घरों में हैं, स्कूल बंद हैं, जो स्पेशली छोटे बच्चे हैं, कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के ज़रा बच्चे मैच्योर होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सोच समझ के करते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर कार्टून भी दिखाते हैं या टिकटॉक ऐसी दिखाएं जिसमें उनकी इस्लाह हो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट है चैनल के जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर अहबाब हैं सारे, कि वो अच्छा प्रोग्राम करें, क्योंकि अगर ये अगले 1.5-2 माह भी चलता है, 2 माह भी, स्कूल जाके अगस्त में खुलते हैं, तो 2 माह में अच्छे प्रोग्राम आप लोग कर सकते हैं जिससे बच्चों की इस्लाह हो। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब हमारे मेहमान थे। ईटीवी के नाम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
पीटीवी ने एक ऐसा चैनल शुरू कर दिया है जिसमें बच्चे जो हैं वो बैठ के स्टडी कर रहे हैं। बाकी लोग भी जो कर सकें, अच्छा मशवरा है। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, राय ज़रूर दीजिएगा। खालिद मजीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।